नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है 3 वर्ग। हालांकि देखा जाए इस चैप्टर का जो नंबर था वो 6 था, लेकिन सिलेबस में चेंजेस होने की वजह से इस चैप्टर का नाम 4 हो गया। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपना 3 वर्ग का है, जिसमें छोटे क्वेश्चन, उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चीज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आती जाएगी। सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे एंड देन बड़े क्वेश्चनों की। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जहाँ पे मैंने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर करवा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। अभी तक मैं बता दूं कि ये मान लो कि अगर आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 वीडियो को देख के जाओ, आई कैन गारंटी कि 80% से ऊपर आपके आएंगे, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो मैं अपलोड करूंगा वो करूंगा मैं सैंपल पेपर अपलोड। सैंपल पेपर बेसिकली इसलिए अपलोड करूंगा ताकि एक आपको आइडिया मिल पाए, एक ओवरव्यू मिल पाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सामंतवाद जर्मन फ्यूड सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। सामंतवाद शब्द है क्या? तो एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना हुआ और जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। क्या होता है अर्थ? भूमि का टुकड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नगरवासी वर्ग के उदय के क्या कारण थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा है, 3 वर्गों में 3 वर्ग थे। कौन कौन से? एक का नाम था पादरी वर्ग, दूसरे का नाम था अभिजात वर्ग, ठीक है, तीसरे का नाम था किसान वर्ग यानी कि कृषक वर्ग। ठीक है, लेकिन आगे चलकर एक और वर्ग आता है जिसको हम बोलते हैं नगरवासी वर्ग, यानी कि चौथा वर्ग नगरवासी वर्ग। यानी कि इसके उदय के कौन कौन से कारण थे? तो इसके उदय का जो कारण था वो था कृषि के विस्तार के कारण जनसंख्या वृद्धि हो गई, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ, और इस तरीके से एक नया वर्ग सामने निकल के आता है जिसको कहते हैं नगरवासी वर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी बेसिकली हम कहते हैं किसे हैं? ऐसी संस्था जो उत्पादन की गुणवत्ता और बिक्री पर नियंत्रण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि श्रेणी एक ऐसी संस्था होती थी जो कि जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन के क्वालिटी पर ध्यान रखती थी, साथ ही साथ उसके मूल्यों पर ध्यान रखती थी, साथ ही साथ उसका बिक्री किस तरीके से होता था, इन सब चीजों पर नियंत्रण रखा करती थी, उसी को हम कहते हैं श्रेणी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला है सामंतवाद शब्द जर्मन भाषा के शब्द से बना हुआ है, और जिसको जर्मन भाषा में कौन से वर्ड से जाना जाता है? तो फ्यूड वर्ड से जाना जाता है। जैसा कि अभी हमने ये पढ़ा ना कि सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हेर फेर करके भी चीजें करवाई जा सकती है। ठीक है, तो अगला है फ्रांस के समाज के मुख्यतः 3 वर्ग। कौन कौन से वर्ग? पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग तथा और कौन सा वर्ग था? तो देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया किसान वर्ग, यानी कि किसान बोल लो या फिर कृषक बोल लो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कृषक। आगे बात करते हैं, लार्ड का आवास। जो लार्ड होता था, बेसिकली लार्ड को इसमें सामंत बोला गया। क्या बोला गया है? सामंत। लार्ड को सामंत बोला गया, और इसके आवास को क्या कहते थे? मेनर कहते थे। क्या कहते थे? मेनर। मेनर की जागीरें, है ना, इस तरीके से। तो इसका जो आवास होता था उसको मेनर कहा जाता था। आगे बात करते हैं, फ्रांस की कुशल अश्वसेना। जो फ्रांस की कुशल अश्वसेना थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था नाइट। क्या कहा जाता था? नाइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो सामंत थे यानी कि जो लार्ड थे, लार्ड ना नाइट वर्ग को कुछ जमीन दिया करते थे। ठीक है, यानी कि भूमि दिया करते थे, और इसी भूमि को हम कहते हैं फीफ। क्या कहते हैं? फीफ। इन चीजों को याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो मैंने क्या बताया, ये जो सामंत थे ये नाइट वर्ग को कुछ जमीन दिया करते थे, और उस जमीन के टुकड़े को ही फीफ कहा जाता था। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या बना हुआ है, फ्रांस में लॉर्ड द्वारा नाइट को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने, फीफ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चर्च द्वारा कृषकों से लिए जाने वाले कर के अधिकारों को क्या कहते हैं? तीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीथ कहते हैं। यानी कि अब देखो, जो चर्च हुआ करता था वो कृषकों पर कर लगाया करता था। क्या लगाता था? कर। और इस कर को ही हम क्या कहते हैं? तीत कहते थे। यहाँ पे देखिए जो तीत जो कर था ये कृषक पे ही लगाया जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं,
पादरियों के निवास स्थान को क्या कहते थे? मोनेस्ट्री कहते थे। क्या कहते थे? मोनेस्ट्री। जैसे सामंतों के आवास स्थान को हम मेनर कहते हैं, ऐसे ही पादरियों के निवास स्थान को हम मोनेस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री कहते हैं। ऐसे ही एक थे भिक्षु वर्ग। क्या थे? भिक्षु। भिक्षुओं के निवास स्थान को हम कहते थे मठ। क्या कहते थे? मठ कहते थे। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आर्थिक संस्था का आधार क्या है। आर्थिक संस्था का आधार जिसको हम कहते थे गिल्ड। क्या कहते थे? गिल्ड। गिल्ड बेसिकली क्या करता था, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने ये बताया ना, इसी को गिल्ड कहते हैं या फिर श्रेणी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि एक ऐसी संस्था थी जो उत्पादन की गुणवत्ता और मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, इसी को श्रेणी कहते थे या फिर गिल्ड कहते थे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हेर फेर करके चीजें बताई गई हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं फ्रांस में कृषकों का विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1381 में विद्रोह हुआ था। फ्रांस में कृषकों का जो विद्रोह हुआ था 1381 में। रीजन बिहाइंड क्यों विद्रोह हुआ था? इसलिए क्योंकि टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, उत्पादन हो नहीं पा रहा था। बार बार हम जब भूमि पर उत्पादित फसलों को उत्पादित करेंगे, लगातार उत्पादित करेंगे, तो भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाएगी, और दैट्स वाई जब उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी तो फसल उत्पादित होगा ही नहीं। लेकिन जब टैक्स आप ज्यादा लगाओगे तो जो फसल उत्पादित होगा उसमें ज्यादा हिस्सा राजा के पास चला जाएगा, यानी कि लार्ड के पास चला जाएगा, तो बचेगा ही क्या? तो किसान तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। ये चीजें हो गई। ठीक है, आगे हम समझते हैं। तो ये थे अपने छोटे क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं बड़े क्वेश्चनों की। बड़े क्वेश्चन मतलब वही 2 नंबर के क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, या फिर आप सीधा वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ठीक है, वहां पे 11th क्लास सेलेक्ट करना और नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा होगा, उसको आप क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद इस चैप्टर वाइज जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, इनके थर्ड फोर्थ सबके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए स्पेशली मैंने फ्री रखा है। ठीक है, कब तक? प्रिपेयर हो तक। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, कौन से नोट्स? चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, चाहे वो जिनके पास पोल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो, वट जो भी आपके पास बैकग्राउंड है या आपके फ्रेंडों के पास बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया गया है, आप वहां से जाकर इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इजीली डाउनलोड, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में आप नोट डाउनलोड कर सकते हो, तो इजीली कर पाएंगे, आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं और बता दूं एक चीज कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे बेनिफिट आपको ही रहेगा। देखिए, हमारा कर्तव्य है पढ़ाना। ठीक है, चाहे हमारी वीडियो को 10 लोग देखें, चाहे 50 लोग देखें, चाहे लाख लोग देखें, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि हम अपने कर्तव्य को किस तरीके से निर्वाह करते हैं। अब यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रायर किसे कहा जाता था? फ्रायर किसे कहते थे? तो बेसिकली फ्रायर किसको कहते थे, इस चीज को समझिए। इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ग था जिसको हम कहते थे भिक्षु वर्ग। किसको कहते थे? भिक्षु वर्ग। भिक्षु वर्ग एक ऐसा वर्ग हुआ था जो ये पादरियों, जो चर्च थे ना, चर्च के इर्द गिर्द रहा करते थे और मठों में निवास करते थे। मठ कहाँ बनाए जाते थे? आम आदमी से दूर, यानी कि आम जनता जहाँ रहती है ना, उनसे दूर हटके मठ बनाया जाता था। तो भिक्षु वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो कि मठों में निवास करता था और वहीं पे अपना जीवन यापन करता था। और एक तरीके से समझ सकते हो, जो भिक्षु वर्ग है वो वहीं पे रहेगा और साथ ही साथ आम आदमी से दूर रहेगा और जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए वो प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा। ठीक है, तो ये थे। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि भिक्षुओं में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मठों में रहना ना स्वीकार करके ये घूमना स्वीकार किया। घूमना मतलब घूम घूम के जैसे भिक्षा लेते हैं, ये घूमना स्वीकार किया। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम मठों में नहीं रहेंगे बल्कि हम घूम घूम के उपदेश देंगे। क्या देंगे? उपदेश देंगे। तो इन्हीं को फ्रायर कहा गया। तो यूरोप में 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूहों को मठों में न रहकर विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, जिनको हम कहते थे फ्रायर। क्या कहते थे? फ्रायर कहते थे। ठीक है, और अब हम बात करते थे जहाँ पे भिक्षु लोग रहते थे,
वो दो प्रसिद्ध मठ कौन कौन से थे? तो एक मठ बनाया गया था इटली में 529 ईस्वी में, जिस मठ का नाम था सेंट बेनेडिक्ट मठ, और दूसरा था 910 ईस्वी में बनाया गया था बरगंडी में स्थापित है ये क्लूनी मठ। तो ये दो टाइप्स का मठ है जो कि 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं श्रम अधिशेष किसे कहते हैं। तो देखिए श्रम अधिशेष का मतलब क्या होता है कि जो किसान वर्ग थे ना, वो जागीरों के, जो लाड के जागीर हुआ करते थे, मतलब उनका जो जमीन हुआ करता था वहां पे जाकर ये काम करते थे। ठीक है, सबको काम करना पड़ता था, लेडीज जेंट्स सबको काम करना पड़ता था। ठीक है, और सप्ताह में कम से कम 3 दिन तो काम करेंगे ही करेंगे, या फिर उससे अधिक दिन भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक मतलब 3 दिन तो काम करना ही करना है। ठीक है, और जो काम करते थे उससे जो फसल उत्पादित होता था, उत्पादन होता था, उसी को श्रम अधिशेष कहते थे। दोबारा समझिए, मैंने कहा जो कृषक थे वो लाड की जागीरों पर काम किया करते थे। ठीक है, कम से कम 3 दिन करेंगे या फिर उससे अधिक दिन निश्चित तौर पर काम करना ही होता था, और उससे जो फसल उत्पादित होता था उसी को श्रम अधिशेष कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इन क्वेश्चनों के इस पे नंबर पे मत जाइएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इसको छोड़िए, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आप समझते हैं फीफ किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, फीफ किसको कहते थे। फीफ जो लाड थे, लाड जो नाइट को जमीन देते थे ना, नाइट को जो जमीन देते थे, उस जमीन को, ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं, जमीन देते थे, इस जमीन को ही हम फीफ कहते थे। क्या कहते थे? फीफ कहते थे। अब हम समझते हैं जो नाइट थे ना, नाइट कौन थे? बेसिकली उस टाइम पे यूरोप में युद्ध हुआ करते थे, स्थानीय युद्ध हुआ करते थे। तो स्थानीय युद्ध होते थे, जाहिर सी बात है सेनाओं की जरूरत थी। तो सेनाओं की जब जरूरत थी तो ये जो एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जिनके पास अश्व भी थे, यानी कि घोड़े भी हुआ करते थे, और ये लड़ाई वड़ाई में एकदम फॉरवर्ड थे, मतलब मार धाड़ करने में बिल्कुल एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो ऐसे ही करके एक नए वर्ग का उदय होता है जिसको हम कहते हैं नाइट वर्ग। क्या कहते हैं? नाइट वर्ग। अब काम क्या होता था, लाड जो है नाइट को जमीन देगा, यानी कि ये जमीन, इसी को हम फीफ कहेंगे, और बदले में नाइट क्या करेगा, नाइट राजा को जब भी जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जब भी जरूरत होगी उस टाइम पे सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये चीज था। तो देखिए लाड, फ्रांस में लाड यानी कि सामंत द्वारा नाइट को जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, ठीक है, बदले में रक्षा का वचन लिया जाता था, यानी कि लाड नाइट को जमीन देता था और बदले में नाइट से सुरक्षा का वादा लेता था। भूमि के इस टुकड़े को फिफ कहा जाता था। फिफ उत्तराधिकारी से भी बना जा सकता था, यानी कि उत्तराधिकारी आप समझ सकते हो कि किसी को ऐसे घोषित कर दिया कि ये हमारा उत्तराधिकारी है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। और ये जमीनें कितनी होती थी? पहले देखो बहुत सारी जमीनें थी, आज तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि भाई लोग जमीन खरीदते हैं, लेकिन पहले बहुत सारी जमीनें थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, जो जमीन देते थे ना, 1000 एकड़ से 2000 एकड़ और उससे भी अधिक भूमि देते थे, ताकि जो नाइट वर्ग है वो अपने परिवार के साथ वहां पे व्यवस्थित रूप से रह पाए, है ना, इस तरीके से। आगे समझते हैं गिल्ड यानी कि श्रेणी से आप क्या समझते हो। तो अभी अब मैंने पीछे समझाया कि गिल्ड हम किसको कहते हैं, उन संस्था को कहते हैं जो कि उत्पादन की गुणवत्ता पर, बिक्री पर और मूल्यों पर जो नियंत्रण रखती है, उसे क्या कहते हैं, गिल्ड कहते हैं। तो देखिए यूरोप में 9वीं शताब्दी में गिल्ड यानी कि आर्थिक संस्था का आधार थी। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित थे। ये एक ऐसी संस्था थी जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रित रहती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग था, क्योंकि हर जगह पे ऐसे लोगों की आवश्यकता होती थी जो कि उत्पादन की गुणवत्ता, मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रख पाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो सभागार होता था ये इसलिए भी होता था ताकि जो मुखिया हैं, जो गिल्ड के मुखिया हैं, वो आपस में मिल सके, यानी कि बातचीत कर सके कि किस तरीके से हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे मेनर किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे लाड की जो घर था ना, जमीनें थी ना, उसी को हम मेनर कहते थे। तो फ्रांस में लाड के घर को मेनर कहा जाता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लाड अपने गांव के स्वामी भी होते थे। मेनर के मालिक लाड की, मेनर के मालिक जो लाड थे उनकी व्यक्तिगत कृषि भूमि पर खेती करने का कार्य जो था वो कृषक करते थे, यानी कि इनकी जमीन पे काम कौन करेगा, कृषक करेगा। इन किसानों को युद्ध के समय पैदल सैनिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। सिर्फ इनका काम खेती नहीं होता था, कई बार ये सैनिक रूप में लड़ाई भी किया करते थे। ये किसान लाड की भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनका जीवन कष्टमय था। कष्टमय मतलब
बहुत ही दुखदपूर्ण था। ठीक है, जबकि मेनर का स्वामी अर्थात लॉर्ड शान शौकत से अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। आप समझ सकते हो कि एक राजा कैसे जीवन व्यतीत करता है और जो काम करने वाला है वो किस तरीके से करेगा। तो जो कृषक था उसको हर टाइप्स का कार्य करना पड़ता था, लेकिन जो राजा था वो अपना शान शौकत में अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कैथीड्रल नगर से आप क्या समझते हो। कैथीड्रल नगर, तो कैथीड्रल नगर किसे कहते हैं, तो इस चीज को समझिए। फ्रांस में जो बड़े बड़े गिरजाघर हुआ करते थे ना, गिरजाघर मतलब ये, ठीक है, देखो ये चर्च बनाया गया है ना, तो यही चीज है। फ्रांस में जो बड़े बड़े गिरजाघर हुआ करते थे, इन्हीं को ही आगे चल के क्या कैथीड्रल कहा गया था। और बाद में इन गिरजाघरों के चारों ओर नगर बसा दिए गए और इसी वजह से इसको कैथीड्रल नगर कहा जाने लगा। पहले क्या कहते थे, कैथीड्रल, और जब इसके आसपास नगर बसा दिए गए तो इसको कैथीड्रल नगर कहा जाने लगा। फ्रांस के सबसे बड़े गिरजाघर को अमीन्स कैथीड्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमीन्स कैथीड्रल कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए, ये बड़े बड़े कैथीड्रल चर्च पत्थर के बने हुआ करते थे। इन्हें उस सुविधा के साथ बनाया जाता था ताकि अंदर से आ रहे पुजारी की आवाज बाहर सुनी जा सके। ठीक है, यानी इस तरीके से बनाया जाता था कि ताकि अंदर जो पुजारी है ना, कोई भी बातें अगर बोले तो वो गूंजे और गूंज कर जो बाहर के लोग हैं उनको भी वो बातें सुनाई दे। अधिक से अधिक लोग वहां पे इकट्ठा हो सके, जा सके और प्रार्थना कर सके। ठीक है, अधिक से अधिक लोग वहां पे इकट्ठा हो सके। ठीक है, आगे समझते हैं। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की तुलना कीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, फ्रांस के सर्फ मतलब ये आप समझिए 6 चैप्टर में, यानी कि ये अपना जो चैप्टर है 3 वर्ग में जो दासों की स्थिति है, दासों को यहाँ पे सर्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्फ। और जो यहाँ पे तीसरा चैप्टर है जिसको हम 3 वर्ग कहते हैं, वहां पे भी जो दास थे, यानी कि रोम में जो दास थे उनकी तुलना की जा रही है। यानी कि फ्रांस में जो सर्फ को एक तरीके से ही दास कहा जाता है, उनकी तुलना, और रोम में जो दास है उनकी तुलना की जा रही है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, फ्रांस की ऐसे देखो 4 नंबर में आएगा और आपका एडिटिव इसी तरीके से लिखना। एक आप ये समझ लो, इस तरीके से आप लिख गया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको 4 नंबर लेने से रोक दे। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट चीजें की गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है, आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। अब समझते हैं, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की तुलना कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, फ्रांस के सर्फ कृषि दास को अपने लाड की जागीरों पर काम करते थे। यानी कि जो फ्रांस में जो सर्फ थे वो जागीर, यानी कि लाड की जो जागीरें होती थी वहां पर काम करते थे। लेकिन अगर मैं रोम की बात करें तो रोम का जो दासों का जो जीवन था वो ज्यादा त्रस्त था। त्रस्त मतलब अस्त व्यस्त था और इनको कोई भी काम करवाया जा सकता था। इनको सिर्फ जागीरों पर काम करवाया जाता था और इनको कोई भी काम करवाया जा सकता था। आगे, सर्फ प्रायः परिवार के लाड के यहाँ कार्य करते थे, यानी कि परिवार में ही काम करते थे, लाडों के परिवारों में ही काम करते थे। जबकि जो दास होते थे इनको कहीं पर भी, यानी कि जो रोम के दास थे इनके कहीं पे भी काम करना पड़ता था। आगे, सर्फ के पास गुजारे के लिए लाड के एक भूखंड भी हुआ करता था, यानी कि उनको एक जमीन का टुकड़ा भी दिया जाता था। लेकिन दासों, यानी कि रोम के दासों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको तो वैसे ही काम करना पड़ता था। सर्फ लाड की आज्ञा से विवाह भी कर सकता था, लेकिन रोम के दास जो थे वो विवाह नहीं कर सकते थे। रोम का जो दास है उसको खरीदा भी जा सकता था और बेचा भी जा सकता था, किंतु जो सर्फ थे उनको ऐसा नहीं किया जा सकता था। यानी कि देखो, तीनों पॉइंट में सबसे पहले हमने सर्फ की बात की, फिर हमने दासों की, रोम के दासों की बात की, लेकिन लास्ट वाले पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने किसका बात किया, रोम। यानी कि रोम के दासों को खरीदा और बेचा जा सकता था, लेकिन सर्फ को नहीं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। आगे समझते हैं, सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में कृषि दास की स्थिति क्या थी। यानी कि सामंतवाद के अंतर्गत जो यूरोप था, यूरोप में जो कृषि दास थे, यानी कि जो खेती करने वाले लोग थे, उनकी क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ खेती पर आधारित नहीं था, परंतु यहाँ पर इनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा कठोर था। ठीक है, तो कृषकों का जो मतलब एक तरीके से जो स्थिति थी वो खेती तो थी, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनको विभिन्न टाइप्स के कार्य भी कराए जाते थे जिनको कृषि दास कहा जाता था। ठीक है, आगे समझते हैं, ये मिट्टी मतलब ये मिट्टी तथा घास के बने हुए मकान में रहते थे और
अपने स्वामी की निजी भूमि पर ये काम करते थे। साथ ही साथ कम से कम 40 दिन तक सामंत लार्ड के सेना के रूप में भी कार्य करते थे, यानी कि सेना के भागीदार भी होते थे। और इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो परिवार के सदस्यों को, यानी कि जो कृषिदास थे उनके परिवार के सदस्यों को 3 दिन या फिर उससे ज्यादा सामंत की जागीरों पर काम करना पड़ता था, और इसी को श्रम अधिशेष कहते हैं, जो कि हमने अभी पीछे बात किया ना कि उनकी जागीरों पर काम करना पड़ता था कम से कम 3 दिन, और उससे ज्यादा भी हो सकता था, और उससे जो उत्पादन होता था उसी को श्रम अधिशेष कहते थे। वह मेनर में स्थित सड़कों, पुलों, चर्च इत्यादि का मरम्मत भी करते थे। ठीक है, साथ ही साथ खेतों के आसपास बाड़ बनाते थे। बाड़ समझ लो एक तरीके से मेड़ बनाना, बांध बनाना, मतलब इस तरीके की चीजें बनाते थे। ठीक है, वह जलाने के लिए लकड़ियां भी एकत्रित करते थे, और साथ ही साथ सामंतों के लिए पानी भी भरते थे। अन्न अन्न यानी कि अनाज पीसते थे। दुर्ग की मरम्मत करते थे। दुर्ग मतलब किले की मरम्मत करते थे। किला जो उनके पास होता था उनको मरम्मत किया करते थे। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता था जब उसके जो स्वामी थे वो शत्रु से जब पकड़े जाते थे तो उस स्थिति में ये धन देकर छुड़वा भी लेते थे। तो इनके पास देखो कितनी सारी जिम्मेदारियां थी। ठीक है, और साथ ही साथ राजा को टैली नामक कर भी देते थे, और इस कर की कोई निश्चित दर भी नहीं थी, मतलब कोई फिक्स राशि नहीं थी, और ये किसके ऊपर निर्भर करती थी? राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। कृषिदास की स्त्रियां, बच्चे सूत भी काटते थे, वस्त्र बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे, मदिरा के लिए अंगूरों का रस निकालने का काम करते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में जो कृषिदास थे उनकी स्थिति इस प्रकार से थी। आगे समझते हैं लार्ड शब्द का क्या अर्थ है। लार्ड मतलब राजा। ठीक है, मतलब राजा नहीं समझो, एक तरीके से सामंत समझो। ठीक है, तो लार्ड शब्द का अर्थ क्या है? और फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उल्लेख कीजिए। तो अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मानते थे, और बदले में ये वचन राजा जो था, मतलब जो लार्ड था, लार्ड एक तरीके से वचनबद्ध होता था। वचनबद्ध किसके लिए होता था? कि ये रक्षा करेगा और बदले में उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, मतलब इज्जत आप लोग दोगे। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं? लार्ड को ये कहते हैं रोटी देने वाला, जो रोटी देता है उसको हम लार्ड कहते हैं। आगे समझते हैं अभिजात वर्ग एक विशेष हैसियत रखती थी, उसकी अपनी संपदा पर स्थायी रूप से पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, नियंत्रण हुआ करता था। अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, मतलब सेनाओं को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते थे। ठीक है, और इनके पास सामंती सेना भी हुआ करती थी, और साथ ही साथ ये न्यायालय लगा सकते थे। न्यायालय लगाना मतलब जज करना। ठीक है, इसके साथ साथ मुद्रा भी अपने नाम से प्रचलित कर सकते थे, और व्यक्तियों के यानी कि भूमि पर बसे हुए जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे उनके मालिक हुआ करते थे। ठीक है, तो लार्ड ये हो गए, और इनकी हैसियत इस तरह, मतलब अभिजातों की हैसियत इस तरीके से थी। आगे समझते हैं मध्यकालीन युग के मठों में ईसाई भिक्षु किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बात किया कि भिक्षु जो थे मठों में रहा करते थे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये मठों में रहते थे, निश्चित और विशेष नियमों का पालन करते थे, आम आबादी से दूर रहा करते थे, और इनके घर को आबा कहा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे, कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगने का व्रत लेते थे। यानी कि इन्होंने ये व्रत लिया था कि जिंदगी भर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी कि पढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ खेती भी करेंगे, ताकि ये शारीरिक श्रम करते रहें। ऐसा नहीं कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहें। ठीक है, ऐसा नहीं। आगे भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकती थी। ठीक है, पुरुषों को मोक कहा जाता था और स्त्रियों को नन कहा जाता था। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे हुआ करते थे, मतलब घर हुआ करते थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी शादी नहीं कर सकती थी, यानी कि जो भिक्षु होते थे और जो भिक्षुणियां थी ये शादी नहीं कर सकते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर उपदेश देते थे और दान में अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से भिक्षु वो थे, और इन्हीं में से जो लोग घूम घूम के इधर उधर आते जाते थे और दान से अपनी आजीविका चलाते थे, उपदेश दिया करते थे, इन्हीं लोगों को फ्रायर भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? फ्रायर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अब समझते हैं नाइट वर्क का उदय क्यों हुआ और लॉर्ड और नाइट के बीच आपसी संबंध किस प्रकार से थे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लॉर्ड और जो नाइट थे, लॉर्ड और जो नाइट थे, लॉर्ड नाइट को जमीन दिया करता था और बदले में नाइट उनकी सहायता करते थे। ठीक है, जब भी उनको जरूरत होती थी तो सहायता करते थे। देखिए क्या लिखा है, 9वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में प्राय स्थानीय युद्ध हुआ करते थे, और इस युद्ध में कृषक सैनिक के रूप में भाग लेते थे जो पर्याप्त नहीं होते थे, और साथ ही साथ
युद्ध कला में कुशल भी नहीं होते थे और इसी वजह से कुशल घुड़सवार यानी कि अश्वसेना की आवश्यकता होती थी। और आगे चल के इसी को जो पूरा करने के लिए एक जो नया वर्ग आया उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट वर्ग कहते हैं। ठीक है, नया वर्ग यानी कि नाइट वर्ग। अब हम समझते हैं लॉर्ड और नाइट के आपसी संबंध क्या है। तो लॉर्ड और नाइट के आपसी संबंध देखिए, ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे नाइट और लॉर्ड के संबंध हुआ करते थे उसी प्रकार से लॉर्ड और राजा का संबंध हुआ करता था। ठीक है, ये राजा मेन राजा के नीचे ये राजा हो गया और ये लॉर्ड हो गया। ठीक है, और ये हो गया नाइट। तो जिस तरीके से राजा और लॉर्ड का संबंध हुआ करता था यानी कि सामंत, इसको सामंत कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सामंत और राजा का संबंध हुआ करता था उसी तरीके से सामंत और नाइट का भी संबंध हुआ करता था। ठीक है, तो आगे समझते हैं लॉर्ड सामंत को क्या देते थे, मतलब जो लॉर्ड यानी कि जो सामंत थे वो नाइट को क्या देते थे, एक भूमि का टुकड़ा देते थे जिसको फीफ कहा जाता था। और बदले में नाइट वर्ग जब भी जरूरत पड़ती थी लॉर्ड को तो उस टाइम पे अपनी सैनिक सहायता देते थे। एक फीफ में नाइट, अब जो ये फीफ था यानी कि जो भूमि का टुकड़ा था, ठीक है, इस भूमि के टुकड़े में क्या क्या होता था, सबसे पहले वो परिवारों को रख सकते थे, दूसरी चीज वो पवन चक्की लगा सकते थे, तीसरा मदिरा बना सकते थे, साथ ही साथ संपीडक के अतिरिक्त, संपीडक का मतलब होता है कंप्रेसर, जो एयर कंप्रेसर होता है ना वो चीज लगा सकते थे। साथ ही साथ अतिरिक्त उनका घर हुआ करता था, चर्च भी बना सकते थे और जितने भी लोग रह सकते थे वो सारे लोग नाइट के वो जो फीफ था फीफ में रह सकते थे। ठीक है, तो जो भूमि का टुकड़ा था वहां पे इस तरीके के लोग रहा करते थे। आगे समझते हैं फीफ के बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था, यानी कि जो नाइट है वो लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि भी देता था, साथ ही साथ युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का भी वचन देता था। ठीक है, नाइट लगातार अपने आप को युद्ध कला में पारंगत करते थे। अब जो नाइट वर्ग थे ये मैंने बताया ना कि एक तरीके से सेना होती थी, एक तरीके से ऐसे लोग थे जो लड़ने में एक्सपर्ट होते थे, तो ये अपने आप को युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए ये एक प्रकार के पुतले बनाते थे और पुतले से लड़ते थे। ठीक है, ताकि जब भी युद्ध हो पाए तब उनकी प्रैक्टिस मतलब तो पहले से हो ही रखी होगी तो वो अच्छे से लड़ पाएंगे। तो इस वजह से पुतले से लड़ने एवं बचाव का अभ्यास किया करते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकते थे, लेकिन सर्वप्रथम वो किसको देंगे, उस लॉर्ड को देंगे जिसने उस चीज को जमीन दिया है। ठीक है, यानी कि देखो लॉर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो लॉर्ड जिस नाइट को जमीन दिया करता था वो उसके प्रति ज्यादा वफादार होते थे। खैर दूसरे को भी वो सेवा दे सकते थे, लेकिन सबसे पहले उसको देंगे जो उसको जमीन देगा। ठीक है, तो अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि जब लॉर्डों को जरूरत पड़ती थी तो लॉर्ड उन नाइटों को बुलाते थे तो वो अन्य लॉर्डों की सेवाएं छोड़कर चले आते थे। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये एक लॉर्ड है और एक दो लॉर्ड है, L1 और L2। अब मान लो नाइट वर्ग ये है तो इसने इसको जमीन दी तो यहाँ पे ये कार्य कर रहा है, सारा चीज चल रहा है। अब मान लो कि ये जो नाइट वर्ग है ये दूसरे लॉर्ड को सेवा दे रहा है, लेकिन जरूरत पड़ गई इस लॉर्ड को कि भाई आपकी सेवा की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो सेवा दे रहा था इसको बंद करके आ जाएगा दोबारा यहाँ पे, क्योंकि इसने इसको दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, चीजों को समझ लीजिए, जल्दी से चैप्टर ओवर करते हैं। तो लिखा है 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया, इसके क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसके विस्तार के जो आर्थिक जो विस्तार था वो धीमा पड़ गया था, इसके कई सारे कारण हैं। तो देखिए, आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म तथा स्थान ठंडी ग्रीष्म ने ले लिया था, यानी कि एक तरीके से समझिए कि जो ग्रीष्म ऋतु होती थी उसका स्थान ठंडा ऋतु ले लिया था। साथ ही साथ पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए थे, तूफान बहुत ज्यादा होने लगा था, सागरी बाढ़ों से फर्म नष्ट हो जाते थे। साथ ही साथ सरकार को करों के आमदनियों में कमी, यानी कि अब जब फसल ही नहीं होगा तो उनको कर यानी कि टैक्स कहाँ से मिलेगा। पहले गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर हो गई, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर भूमि पर ज्यादा से ज्यादा, देखो 2 टाइप्स के फसलें उगाई जाते हैं, एक गर्मी में और एक ठंडी में, लेकिन आप इस पे 3 फसलें 4 फसलें उगाओगे तो जाहिर सी बात है कमजोर होगा ही होगा। तो इस तरीके से कमजोर हो जाता था, तो इस वजह से फसल उत्पादित नहीं हो पाता था। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी हो गई और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण जो संसाधन थे वो कम पड़ने लगे थे। और इसके साथ साथ 1315 से लेकर 1317 में अकाल पड़ने लगा और पशुओं की मौत होने लगे, और इसी की वजह से कृषि विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, तो कृषि विद्रोह भी हुआ था। आगे समझते हैं
ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया से जो चांदी की खानें थी, ठीक है, उन खानों में भी कमी होने लगी थी और इस वजह से वहाँ से धातु नहीं आ पाता था और इसकी वजह से धातुओं की जब कमी हो गई तो व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और जलपोत यानी कि जो पनडुब्बी होते हैं, जलपोतों के साथ चूहे आ गए और ब्यूनोनिक ब्यूबोनिक फ्लैग बीमारी जैसे महामारी संक्रमण इत्यादि हो गए, ठीक है। लाखों लोग ग्रसित हो गए यानी कि उससे जूझने लगे, जैसे कोरोना की स्थिति इस टाइम पे देखे थे ना आप, इसी तरीके से ग्रसित हो गए। विनाश लीला के साथ साथ आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन होने लगा और मजदूरों की संख्या में कमी आ गई, जिससे मजदूरों की जो दर थी 250% घट गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय आर्थिक विस्तार इस तरीके से रुक गया। अब बढ़ते हैं लास्ट अपने टॉपिक की ओर। ये लास्ट अपना क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब समझते हैं 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव की विवेचना कीजिए। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बदलाव की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के भारी नोक आ गए थे और साथ ही साथ साँचेदार पटरियां भी आ गई थी, ठीक है, जिससे पैदावार कर पाना बहुत ही आसान हो गया था, ठीक है। साथ ही साथ पशुओं के गले के स्थान पर जुबा अब कंधे पर थे। जुबा मतलब पहले गले पे रखा जाता था, अब कुछ इस तरीके से बनाकर, ठीक है, एक में एक बैल, एक में एक बैल, ठीक है, तो इस तरीके से रख दिया जाता था ताकि जो पशुए जो बैल थे, बैलों के गर्दन दर्द ना हो, ठीक है, इस तरीके से। आगे घोड़ों के खुरों पर लोहे के नाल यानी कि जो पैर होता है ना, पैरों पे देखते हो ना नाल लगा देते हैं ताकि वो घिसे ना, जैसे हम चप्पल पहनते हैं तो हमारे पैर नहीं घिसते हैं, ऐसे उनको भी नाल चाहिए होता है। आगे कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग, ठीक है, वायु और उस टाइम पे देखो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदलती चली गई थी और संपीड़कों और चक्कियों से भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग, इसको जो एयर कंप्रेसर होता है इसको संपीड़क को हिंदी में बोलते हैं और साथ ही साथ इसको बोलते हैं चकिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था आ गई थी, ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी में बदलाव आ गया था और साथ ही साथ खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज होने लगा था। आगे कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी और भोजन की उपलब्धता दुगनी होती चली गई और कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। जोतों का आकार छोटा हो गया, जोतों मतलब खेतों का आकार छोटा होने लगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी और इससे अधिक कुशलता के साथ साथ कृषि कार्य होने लगा। कम श्रम की आवश्यकता होने लगी, यानी कि अब मशीन आ जाएगा तो आपको पता है श्रम करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो कम श्रम में अधिक खेती होने लगी थी और कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिलने लगा और उस तरीके से वो अन्य समय किसी और कार्य पर दे सकते थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारा चीज होने से एक नया वर्ग आया जिसको हम कहते हैं नगरवासी वर्ग। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था वो हो गया ओवर। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आई होप सो मैंने कराने की कोशिश की है और सारी चीज़ मैंने करवा दिया, डोंट वरी, आप इसको ही कर लोगे तो अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।